स्टूडेंट्स, आज मैं आपको साना साना हाथ जोड़ी पाठ का सारांश स्पष्ट करूंगी। इसकी लेखिका मधु कांकरिया हैं। साना साना हाथ जोड़ी एक यात्रा वृतांत है। इसमें लेखिका मधु कांकरिया ने सिक्किम की राजधानी गंगटोक तथा उसके आगे हिमालय की यात्रा का वर्णन बड़े रोचक ढंग से किया है। इस यात्रा वृतांत की विशेषता यह है कि लेखिका अपने सामाजिक दायित्व के प्रति सजग में जागरूक है और श्रमजीवी लोगों के प्रति भी उसके मन में सम्मान है। श्रमजीवी मीन्स मेहनत करने वाले। रात्रि में गैंगटोक शहर को देखते हुए लेखिका को ऐसा लगा मानो आसमान उल्टा पड़ा हो और तारे बिखर कर टिमटिमा रहे हों। गैंगटोक मेहनतकश लोगों का एक ऐसा शहर था जिसका सब कुछ सुंदर था, सुबह शाम रात। एक प्रार्थना लेखिका के होठों को छूने लगी, जो उसने एक नेपाली युवती से सीखी थी। साना साना हाथ जोड़ी, कि मैं छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों की ओर समर्पित हो। सुबह यूमथांग के लिए निकलना था, पर आंख खुलते ही लेखिका बालकनी की तरफ भागी। लोगों ने उसे बताया था कि मौसम साफ हो तो बालकनी में से हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कंचनजंगा दिखाई देती है। आसमान बादलों से ढका था। कंचनजंगा तो नहीं दिखी, पर रंग बिरंगे इतने सारे फूल दिखाई पड़े कि उसे लगा मानो वह फूलों के बाग में आ गई हो। यूमथांग गैंगटोक से 149 किलोमीटर की दूरी पर था। ड्राइवर कम गाइड जितेन ने बताया कि रास्ते में गहनतम घाटियां और फूलों से लदी वादियां मिलेंगी। लेखिका बर्फ देखने के लिए उत्सुक थी, पर जितेन ने इसे रहस्य बना दिया कि युमथांग में बर्फ होगी या नहीं। रास्ते में मंत्र लिखी हुई सफ़ेद पताकाएं मिली। नार्गे ने बताया, जो जितेन नार्गे उसका ड्राइवर भी था और गाइड भी था, उसने बताया कि जब भी किसी बुद्धिस्ट में बौद्ध धर्म को मानने वाले की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी भी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती हैं। इन्हें उतारा नहीं जाता, ये धीरे धीरे अपने आप नष्ट हो जाती हैं। यदि कोई नया काम शुरू करना हो तो रंगीन पताकाएं फहराई जाती हैं। कवि लोंग स्टॉक पहुंचने पर जितेन ने बताया, कवि लोंग स्टॉक जगह का नाम है। तो यहाँ पहुंचने पर जितेन ने बताया कि यहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। यहाँ पर एक ऐसा पत्थर है जो लेप्चाचार और भूटिया, ये दोनों जनजातियाँ हैं, सिक्किम की इन दोनों स्थानीय जातियों के बीच चले लंबे संघर्ष के बाद पहली शांति वार्ता का की स्मरण कराता है, अर्थात याद दिलाता है। एक कुटिया के भीतर घूमते चक्र के बारे में पूछने पर नार्गे ने बताया कि यह धर्म चक्र है, जिसे घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। लेखिका सोचने लगी, पहाड़ हो या मैदान, तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद इस देश की आत्मा एक है। लोगों की आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य की धारणाएं एक जैसी हैं। गाड़ी जैसे जैसे ऊंचाई पर चढ़ने लगी, बाजार और बस्तियां पीछे छूटने लगी। चलते चलते स्वेटर बुनती युवतियां और भारी भरकम कार्टूनों को पीठ पर ढोते बोने बहादुर दृश्य से ओझल होने लगे। हिमालय अब अपने विराट वैभव के साथ सामने आ रहा था। रास्ते जलेबी की तरह घुमावदार होने लगे, घाटियां गहरी और वादियां चौड़ी होने लगी। बीच बीच में करिश्मे की तरह फूल मुस्कुराने लगे। सभी सैलानी झूम कर गाने लगे, सुहाना सफ़र और मौसम हंसी। सारे परिदृश्य को अपने भीतर भर लेने की इच्छा से लेखिका खिड़की से सिर निकालकर कभी आसमान छूते पर्वत शिखरों को देखती, तो कभी दूध की धार की तरह झरझर गिरते प्रपातों को, और कभी गुलाबी पत्थरों के बीच इटलाकर बहती तिस्ता नदी को। यहाँ तिस्ता का सौंदर्य पराकाष्ठा पर था। तभी जीप एक जगह रुकी। सामने खूब ऊंचाई से गिरता फैन उगलता झरना सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल था। नीचे बिखरे भारी भरकम पत्थरों पर बैठकर लेखिका जैसे आत्मा का संगीत सुनने लगी। झरना उसे जीवन की अनंतता का प्रतीक लगा। उसे अपने मन की सारी तामसिकताएं मीन्स बुराइयां उस निर्मल जलधारा में बह जाती सी प्रतीत हुई। लेखिका का मन वहां से हिलने को नहीं था, पर जितेन ने कहा, आगे इससे भी सुंदर नज़ारे अर्थात दृश्य देखने को मिलेंगे। हिमालय का रूप पल पल बदल रहा था। कहीं हरियाली तो कहीं हल्का पीलापन और कहीं पथरीला, कहीं चटकी धूप, कहीं बादलों की चादर। माया और छाया के इस खेल में प्रकृति के कई रहस्य लेखिका के सामने उद्घाटित हो रहे थे, मीन्स प्रकट हो रहे थे। धुंधली चादर हटी तो सामने दो विपरीत दिशाओं से आते छाया पहाड़ थे, जिनके बीच जैसे जन्नत बिखरी पड़ी थी। पर्वत, झरने, फूलों, घाटी और वादियों के दुर्लभ नजारे लेखिका को कहीं बहुत गहरे अपने आप से जोड़ रहे थे। उसकी आत्मा की खिड़कियां खुल रही थी। उसे लगा कि वह ईश्वर के बहुत निकट है। उसके होठों पर वही प्रार्थना पुनः फिर से आने लगी, साना साना हाथ जोड़ी।
मंत्रमुग्ध सी वह थोड़ी दूर तक निकल गई तो उसकी दृष्टि पहाड़ी औरतों पर पड़ी जो पत्थर तोड़ रही थी। उनकी काया कोमल थी पर हाथों में कुदाल और हथौड़े थे। कईयों की पीठ पर बंधी डोको बड़ी टोकरी में उनके बच्चे भी बंधे थे। पूरी ताकत से वे कुदाल को जमीन पर मार रही थी। वे उस अलौकिक सौंदर्य से निरपेक्ष अपनी जीविका के संघर्ष में रत थी। एक पल के लिए लेखिका को लगा मानो किसी समाधि भाव से नाचती नृत्यांगना के घुंघरू टूट गए हों। स्वर्गीय सौंदर्य के बीच मौत, भूख और जिंदा रहने की जंग उनके सामने थी। वहां खड़े बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के कर्मचारी से पूछने पर पता चला कि वे पहाड़ी ने सड़क सड़क को चौड़ा करने के लिए श्रमरत्ती अर्थात कार्य कर रही थी। वह बड़ा खतरनाक कार्य है। लेखिका को सिक्किम सरकार का वह बोर्ड याद आया जिस पर लिखा था, एवर वंडर टू डिफाइंड दैट टू बिल्ड दी रोड्स। आप ताज्जुब करेंगे पर इन रास्तों को बनाने में लोगों ने मौत को झुटलाया है। लेखिका को पलामू और गुमला के जंगलों की याद आ गई, जहां आदिवासी युवतियां पीठ पर बच्चे को कपड़े से बांधकर वन वन डोलती पत्तों की तलाश में फिरती हैं। उसे दुखी देखकर जितेन ने कहा, मैडम मैडम ये मेरे देश की आम जनता है। इन्हें तो आप कहीं भी देख लेंगी। आप पहाड़ों को देखिए जिनके लिए आप पैसे खर्च करके आई हैं। लेकिन लेखिका यही सोच रही थी कि मेरे देश की आम जनता कितना कम लेकर समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती है। तभी वे शमसुंदरियां किसी बात पर खिलखिलाकर हंस पड़ी। लेखिका को लगा मानो खंडर ताजमहल बन गया हो। जीप फिर से ऊंचाइयां चढ़ने लगी। हेयर पिन बैंड से ठीक पहले एक पड़ाव पर ढेर सारे पहाड़ी बच्चे स्कूल से लौट रहे थे। वे लिफ्ट मांग रहे थे। जितेन ने बताया, यहाँ स्कूल बस की कोई व्यवस्था नहीं है। नीचे तराई में एक ही स्कूल है और दूर दूर से बच्चे वहीं पढ़ने आते हैं। पढ़ते ही नहीं, अपनी माओ के साथ मवेशी में पशु भी चराते हैं, पानी भरते हैं और लकड़ियों के गट्ठर भी ढोते हैं। आगे रास्ता संकरा हो रहा है। बस केवल एक जीप जितनी चौड़ाई। जरा संतुलन बिगड़े तो जगह जगह चेतावनी देते बोर्ड, धीरे चलाइए, घर में बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। ढलते सूरज की रोशनी चाय के बागानों पर पड़ रही थी। कई युवतियां बोकू अर्थात सिक्किमी परिधान, सिक्किमी वस्त्र पहने चाय की पत्तियां तोड़ रही थी। नदी की तरह उफान लेता उनका यौवन और श्रम से दमकता गुलाबी चेहरा। एक युवती ने चटक लाल रंग का बोकू पहन रखा था। सघन हरियाली के बीच चटक लाल रंग डूबते सूरज की स्वर्णिम आभा में ऐसी इंद्रधनुषी छटा बिखेर रहा था कि मंत्रमुग्ध लेखिका खुशी से चीख पड़ी। रात का पड़ाव लायुंग में था। यह एक छोटी सी शांत बस्ती थी जहाँ तिस्ता नदी के किनारे वे एक लकड़ी के घर में ठहरे थे। सामने ऊंचाई से गिरता एक झरना तिस्ता नदी में मिल रहा था। परिंदे अपने घरों को लौट रहे थे। वातावरण में अद्भुत शांति थी। वही शांति मन में व्याप रही थी। लेखिका तिस्ता के किनारे पत्थरों पर बैठी अपने भीतर बोधिसत्व के एक अंश को उगता सा महसूस कर रही थी। उसे लगा कि प्रकृति अखंड और संपूर्ण है। इसी अखंड संपूर्णता में ही सुख और शांति है। हमने इस संपूर्णता से छेड़छाड़ करके अक्षम्य अपराध किया है। पत्थरों से होकर वह नदी की धार तक पहुंची और बहते पानी को अंजलि में भर रहा तो स्मृति में कौंधा कि उसे याद आया, जल को हाथ में लेकर संकल्प किया जाता है। क्या संकल्प करूं? लेकिन लेखिका के मन में केवल एक ही प्रार्थना थी कि व्यक्ति के मन की तामसिकताएं अर्थात बुराइयां जो हैं इस जल में बह जाएं। रात में जितेन ने गाने की तेज धुन पर नाचना शुरू किया तो सभी सैलानी सैलानी मीन्स यात्री मस्ती के रंग में आ गए। 50 वर्षीय मणि ने तो ऐसा जानदार नृत्य प्रस्तुत किया कि लड़कियां भी मात खा जाएं। लेखिका सोच रही थी कि किसी के अंदर इतना आनंद कहाँ से आता है। लायुंग समुद्र तल से 14,000 फीट की ऊंचाई पर है। आशा के विरुद्ध बर्फ यहाँ भी देखने को नहीं मिली। एक सिक्किमी युवक ने बताया कि 500 फीट ऊपर कटाऊ में बर्फ मिल सकती है। कटाऊ भारत का स्विट्जरलैंड है जो अभी टूरिस्ट स्पॉट नहीं बना है। कटाऊ का रास्ता खतरनाक था। फिर धुंध और बारिश भी थी जैसे बादलों को चीरकर निकल रही थी। जीप जैसे बादलों को चीरकर निकल रही थी। खतरे के एहसास ने सबको मौन कर दिया था। केवल सैलानियों के सांस लेने की आवाज़ें ही सुनाई दे रही थी। करीब आधे रास्ते बाद धुंध छटी तो सन्नाटा भी टूटा। नार्गे ने उत्साहित होकर कहा, कटाऊ हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड है। मनी ने प्रतिवाद किया, नहीं, स्विट्जरलैंड भी इतनी ऊंचाई पर नहीं है और न ही इतना सुंदर है। कटाऊ के निकट पहुंचने पर पहाड़ों पर कहीं कहीं बर्फ नजर आने लगी। थोड़ा आगे बढ़ने पर सब और गिरी बर्फ मिली। सबके मन प्रसन्न हो उठे। जितेन तो प्रसन्नता के मारे झूमकर गाने लगा। लेखिका भी खुशी के मारे नाचना चाहती थी। वह बर्फ में धंस जाना चाहती थी लेकिन उसके पास लंबे जूते नहीं थे और न ही आसपास कोई दुकान थी जहां से वे किराए पर लिए जा सकें। लेखिका फोटो खिंचवाने की अपेक्षा उस परिदृश्य को अपने भीतर खींच रही थी ताकि महानगर के डार्क रूम में इसे फिर देख सके। उसे लग रहा था इसी विभोर कर देने वाली दिव्यता के बीच ही हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की होगी।
जीवन सत्यों को पाया होगा और सर्वे भवन्तु सुखिनः का महामंत्र पाया होगा। मणि कह रही थी, ये हिमशिखर हमारे जल स्तंभ हैं। प्रकृति किस नायाब ढंग से सारा इंतजाम करती है। वह सर्दियों में बर्फ सहेजकर गर्मियों में जलधारा बनकर प्यास बुझाती है। कृतज्ञता से माथा नवाकर कहा जाने कितना ऋण है इन नदियों का हमारे ऊपर। लगा कि संसार स्वप्न सा सुंदर है, लेकिन पत्थर तोड़ती पहाड़ियों का ध्यान आते ही मन पर एक उदासी सी छा गई। थोड़ा और आगे जाने पर फौजी छावनियां दिखाई पड़ी। चीन की सीमा थोड़ी ही दूर है। लेखिका ने एक फौजी से कहा, इस कड़कड़ाहट ठंड में आपको बहुत तकलीफ होती होगी। फौजी ने एक उदास सी हंसी हंसकर कहा, आप चैन की नींद सो सकें इसलिए हम यहाँ पहरा दे रहे हैं। वही एक बोर्ड पर लिखा था, वी गिव आवर टुडे फॉर योर टुमारो, कि हम आपके आज के लिए अपना आपके आज के लिए तुम्हारे कल के लिए अपना आज दे रहे हैं। लेखिका का मन पिघलने सा लगा। पोष माह जनवरी में जब वो यहाँ पेट्रोल को छोड़कर हर चीज़ जमने लगती है तो ये जवान तब भी यहाँ तैनात रहते हैं। यह यात्रा लेखिका के लिए जैसे एक खोज यात्रा थी। जितेंद्र ने नेपाल के माओवादी संघर्ष के बारे में बताया कि माओवादियों पर हेलीकॉप्टर द्वारा बम बरसाए जाते थे, लेकिन जैसे ही उनका कोई साथी मरता वे पीठ पर बंधी बड़ी टोकरी डोकों में उसका शव डाल लेते। मजाल है कि सरकार के हाथ एक भी डेड बॉडी लगी हो। यूमथांग की घाटी में ढेरों ढेर फूल खिल रहे थे। जितेंद्र ने बताया कि कुछ ही दिनों में घाटी फूलों से इतनी भर जाएगी कि मानो फूलों की सेज बिछी हो। यूमथांग में चिप्स बेचती एक युवती से लेखिका ने पूछा, क्या तुम सिक्किमी हो? तो उसने कहा, नहीं, मैं इंडियन हूँ। लेखिका को सुनकर अच्छा लगा। सिक्किम के लोग भारत के साथ मिलकर खुश हैं। काश कश्मीर के साथ भी ऐसा सहज विलय हो पाता। जितेंद्र तरह तरह की जानकारियां दे रहा था। उसने बताया कि पहाड़ी कुत्ते सिर्फ चांदनी रात में भौंकते हैं। एक जगह उसने बताया कि यहाँ एक पत्थर है जिस पर गुरु नानक के फुटप्रिंट हैं। कहते हैं गुरु नानक की थाली से छिटक कर थोड़े से चावल यहाँ गिरे थे। वहाँ चावल की खेती होती है। खेदुम की ओर इशारा करते हुए उसने बताया कि यहाँ देवी देवताओं का वास है। जो भी यहाँ गंदगी फैलाएगा वह मर जाएगा। उसने बताया कि वे पहाड़ नदी झरने की पूजा करते हैं, इन्हें कभी गंदा नहीं करते। उसने यह भी बताया कि युमथांग पहले टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। कप्तान शेखर दत्ता के दिमाग में आया कि यहाँ सिर्फ फौजियों को रखने का क्या लाभ। घाटियों में से रास्ते निकालकर इसे टूरिस्ट स्पॉट बनाया जाना चाहिए या बनाया जा सकता है। लेखिका मन ही मन कह रही थी, हाँ, रास्ते अभी बन रहे हैं, नए नए स्थानों की खोज अभी जारी है। मनुष्य की इस आसपास मनुष्य की इस असमाप्त खोज का नाम ही सौंदर्य है या सुंदरता है।